हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे और आपको समझाया था बारीकियां कहां कहां गलती होने की पॉसिबिलिटीज होती है और किन पॉइंट्स को याद रखना है। एक बार मैं उन पॉइंट्स को वापस याद करवा देता हूं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब अपन ने बात करी थी तो लाइगेंड कहां कहां देखने की जरूरत नहीं है। D0, D1, D2, D3 में लाइगेंड देखने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा क्या होंगे? D2 sp3 होंगे और D8, D9, D10 ये हमेशा sp3 D2 होंगे, ठीक है ना, आउटर ऑर्बिटल होंगे। और D0, D1, D2, D3 जो है वो D2 sp3, D2 sp3 इनर ऑर्बिटल होंगे, हमेशा इनर ऑर्बिटल होंगे। इसके अलावा अपन ने देखा था D4, D5, D6 और D7, D4, D5, D6, D7 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में D2 sp3 होंगे और वीक फील्ड की प्रेजेंस में sp3 D2 होंगे। और जब अपन बात करेंगे किसकी, यहां पे डायामैग्नेटिक की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमें तीन ही कॉन्फ़िगरेशन मिले हैं, एक D0, एक D10 और एक D6 SFL के साथ में। सिर्फ ये डायामैग्नेटिक होंगे, बाकी कोई से भी डायामैग्नेटिक नहीं होंगे। नेक्स्ट उसके बाद में अपन ने देखा था D7, D8, D9 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में स्क्वायर प्लेनर होते हैं, जबकि वीक फील्ड की प्रेजेंस में sp3 टेट्राहेड्रल होते हैं। और अगर अपन D10 की बात करें तो ये हमेशा के लिए कौन से होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं, sp3 होते हैं, dsp2 नहीं होते हैं, स्क्वायर प्लेनर नहीं होते हैं, हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। ये अपन ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने 4-5 पॉइंट और डिस्कस किए थे। वो 4-5 पॉइंट और क्या थे अपने? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि NH3 की। NH3 वीक फील्ड लिगेंड है। NH3 क्या है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड है। किसके लिए? कोबाल्ट 2+ Fe2+ Mn2+ और Cr2+ के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए इन चीज का। फिर नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो आगे बढ़े, अगर अपन आगे बढ़े तो ओ डोनर जो है वो SFL है। किसके लिए? इन जनरल तो WFL है, पर SFL है किसके लिए? जो Cu2+ है और कोबाल्ट 3+ है उनके लिए। फिर अगर अपन आगे बात करें किसकी, 3D सीरीज के नीचे चले 4D सीरीज, 5D सीरीज और +4 आयंस, इनके Z इफेक्टिव ज्यादा होते हैं, तो इनके लिए सारे लाइगेंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होते हैं। मतलब वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का चक्कर जो पड़ता है वो सिर्फ पड़ता है किसके लिए? 3D सीरीज वालों के लिए। बाकी सबके लिए जो लाइगेंड्स हैं वो सबके से बेटा SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है। देखें यहाँ पे अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर आज एक नई थ्योरी जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर अपन बात करें तो ये जो थ्योरी है ये सबसे पहले यूज की गई थी आयनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव, नेगेटिव, अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर उनका अरेंजमेंट होता है, लैटिस होता है। तो इस थ्योरी का सबसे पहले यूज आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया था, ठीक है ना। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एक ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मदद ली किसकी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए लिखी गई उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटरेक्शन बिटवीन लाइगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन इज आयनिक। इन्होंने बोला कि लाइगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आयनिक है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल मेटल आयन की तो उन्होंने इसको बोला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज उन्होंने इसको बोला। इसके अलावा अगर अपन बात करें किसकी? लाइगेंड की, तो लाइगेंड दो तरह के उन्होंने बोला कि लाइगेंड या तो न्यूट्रल है या लाइगेंड जो है वो एनाइनिक लाइगेंड्स हैं, और एनाइनिक लाइगेंड्स को उन्होंने नेगेटिव पॉइंट चार्ज बोला। अभी मैं सारे वही बात समझा देता हूं। वैसे तो अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये पढ़ते हैं, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव पॉइंट चार्ज बोला। और न्यूट्रल लाइगेंड्स को उन्होंने डाइपोल बोला, उनके ऊपर पार्शियल चार्ज होता है इस वजह से, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला सेंट्रल मेटल आयन और लाइगेंड्स के बीच में जो है वो कौन सा इंटरेक्शन है? आयनिक इंटरेक्शन है। देखिए समझिएगा किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये सेंट्रल मेटल आयन ले लिया, ये लाइगेंड ले लिया, और
इसको या तो उन्होंने पोलर बताया पॉजिटिव नेगेटिव, या उन्होंने उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज बताया, और उन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच में लग रहा है क्या, अट्रैक्शन। क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। उन्होंने कहा ये तो सिंपल इंटरेक्शन है जो हमें दिखता है, पर एक इंटरेक्शन जो हमें दिखता नहीं है वो ये है कि पॉजिटिव जो चार्ज है इसके चारों तरफ जो मेटल्स के डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और लाइगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है। तो इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन लगता है, पर सेम टाइप में इन दोनों के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन लगता है। और यहीं से उसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करना चालू किया कि जब लाइगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है, मैं लिखता चला जाता हूं पॉइंट को तो आपके लिए इजी रहेगा समझना, ठीक है। व्हेन लाइगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म complex, two type of attraction, two type of forces act between ligand and central metal ion। फर्स्ट क्या, अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड लोन पेयर ऑफ लाइगेंड। दूसरा रिपल्शन किसके बीच में, डी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लोन पेयर ऑफ लाइगेंड्स, इनके बीच में रिपल्शन लग रहा है। समझने की कोशिश करना, इफ all d orbitals experience same repulsion, all d orbital experience same repulsion, energy of all d orbitals increases equally। क्या बोला मैंने, इफ ऑल डी ऑर्बिटल एक्सपीरियंस सेम रिपल्शन, एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस इक्वली, सबकी एनर्जी इक्वली इंक्रीज होगी, बट प्रैक्टिकली। अब आ जाओ प्रैक्टिकल बात पे, बट प्रैक्टिकली ligand approaches d orbitals in different geometry, so some d orbitals experience more repulsion in comparison of other d orbitals because some are near to ligands and some are far from ligands। क्या हो रहा है, जब लाइगेंड पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर में जब डी ऑर्बिटल के नजदीक आएगा तो कुछ डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे और कुछ डी ऑर्बिटल कम रिपल्शन फील करेंगे। जो पास में है लाइगेंड के डायरेक्शन में है वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे और जो दूर है वो कम रिपल्शन फील करेंगे। इस तरीके से जो डी ऑर्बिटल से वो डिफरेंट एनर्जी सेट में स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब उनके एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएंगे। तो याद करो वीवीटी में
मैंने बोला था डी ऑर्बिटल्स की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको अलग अलग सेट में तोड़ दो मतलब स्प्लिट कर दो। उसी चीज को CFT एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ लिगेंड्स कुछ डी ऑर्बिटल्स के पास में है और कुछ दूर है। जो पास में है उन पे रिपल्शन ज्यादा है, जो दूर है उनके ऊपर रिपल्शन कम है। इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी सेट में डी ऑर्बिटल्स टूट जाएंगे और उसे ही बोलेंगे क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स no more present and they splitted into different energy set which is called crystal filled स्प्लिटिंग। इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो समझने की कोशिश करें। देखिए इसी को अपन दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपन ने स्टेटमेंट बोला है उसी को फिर से समझने की कोशिश करना कि एक मेटल आयन जो कि फ्री है उसके सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। हम जानते हैं फ्री मेटल आयन है ना, फ्री सेंट्रल मेटल आयन मतलब कोई लाइगेंड उसके चारों तरफ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, सारे डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी में है जिसको अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना। अब सपोज करो कि इस सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड सभी डायरेक्शन से आ रहा है तो सभी डी ऑर्बिटल के इक्वली नियर होगा तो सबकी एनर्जी को वो इक्वली बढ़ा देगा। अभी भी डी ऑर्बिटल डी जनरेट है, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ लाइगेंड जो है वो कुछ डी ऑर्बिटल के नजदीक होते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल से दूर होते हैं। जिनके नजदीक होते हैं उनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगता है, जिनके दूर होते हैं उनके ऊपर रिपल्शन कम लगता है। इस तरीके से डी ऑर्बिटल जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी सेट के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये वो डी ऑर्बिटल से जो नियर टू लाइगेंड से। देखिए बेटा प्रैक्टिकली रिपल्शन तो सब पे लगता है, एनर्जी सबकी बढ़ती है, पर एवरेज एनर्जी से देखा जाए तो कुछ की एनर्जी कम होती है और कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है फार फ्रॉम लाइगेंड्स। ठीक है ना। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको बोलते हैं अपन डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी। ये लाइन जो होती है वो एवरेज एनर्जी लाइन जिसको अपन बेरी सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर भी बोलते हैं। इस तरीके से हम स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करना नेक्स्ट पॉइंट को। देखें यहाँ पे एक और पॉइंट समझाता हूँ। पहले डी ऑर्बिटल्स की लोकेशन देख लो यार, तो वो बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है ना। ये देखो, ये ठीक है, नोट करो। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब और प्रॉपर उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। समझना, ये क्यूब है, क्यूब का ये फेस है। ठीक है ना। और फेस से इस सेंटर पे जा रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये बाहर की तरफ आने हैं तो ये जेड एक्सिस हो गई। 3 एक्सिस हो गई। मतलब अगर आप एक रूम को क्यूब मान लो ना तो ये रूम जो है, ठीक है ना, ये मेन यही है। आपको ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन समझ में आ जाएंगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। आगे वाले फेस का सेंटर, पीछे वाले फेस का सेंटर, टोटल फेस कितने? 6। इन 6 फेस को आप आराम से मिला दो, आराम से मिलाओ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 मिलाया, ठीक है, ये 2 मिलाए और ये 3 मिलाए। ठीक है ना। इस तरीके से आपके बन गया ये क्या,
एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बन गई, ये वाई एक्सिस बन गई और ये जेड एक्सिस बन गई जो बाहर की तरफ निकल रही है। देखें अब उसके बाद में समझने की कोशिश करना, ये आपका जो क्यूब था, रूम समझ लो ना बेटा, रूम का जो फेस सेंटर है वो रूम की दीवारें और छत और ये प्लेन, ठीक है ना, ये 6 के 6 आपके क्या हो गए, फेस हो गए, और फेस के जो सेंटर हो गए, फेस के जो सेंटर हो गए उन पे एक्सेस है, क्या है बेटा, एक्सेस है। अब समझना ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ऐसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, एज सेंटर है ना। अपने पास कितने एज है, 12 एज है। 12 एज जो है ना, ये 12 एज सेंटर बन जाएंगे और इनको बिटवीन द एक्सिस वाले पॉइंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, इस पॉइंट को समझो, देखो ढंग से समझना, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जो बीच वाला पॉइंट आएगा, अब देखो ये क्यूब का एक फेस, ये दूसरा फेस, तो ये फेस जहां मिलेंगे वो एज होगा, और एज का जो सेंटर होगा, इस एज का जो सेंटर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज सेंटर। समझ गए बात को, बिटवीन द एक्सिस वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो हैं वो होंगे कौन से, बिटवीन द एक्सिस, और ये वाले पॉइंट होंगे आपके क्या, अलोंग द एक्सिस। थोड़ा सा है ना, अपन रूम में ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करना, ये जो फेस है, इस फेस का जो सेंटर है, इस फेस का जो सेंटर है सामने की तरफ जाके जो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फेस सेंटर हो जाएगा, और ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही जो आमने सामने वाली दीवार है, आमने सामने वाली दीवार को ऐसे मिलाओगे तो यहां सेंटर से जब निकलेगी तो ये फेस सेंटर जो है एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इधर एक जो एक्सिस जाएगी वो भी फेस सेंटर पे जाएगी, और ये बीच वाला पॉइंट आप देखना, एक चलो मैं दीवार पे दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये आपका फेस हो गया, ये फेस का सेंटर हो गया, ये सेंटर का, ये क्यूब का एज हो गया, ठीक है ना, ये एज का जो ये बीच वाला पॉइंट है ये कौन सा होगा, एज सेंटर होगा, ठीक है ना। फिर से वापस समझना, ये एक फेस है, ये फेस का सेंटर है, और ये उस फेस का एज है, और ये उसका एज सेंटर है। तो समझना, अगर ये एक्सिस वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट बिटवीन द एक्सिस का होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, बिटवीन द एक्सिस का होगा। फिर से ढंग से ले लो, ये आपका फेस बन गया था, पीछे वाला फेस, ठीक है ना, ये एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है ना, ये एक एक्सिस हो गई, ये दूसरी एक्सिस हो गई, समझ में आ गई बात, और ये एक बाहर की तरफ हो गई। तो ये वाले जो पॉइंट बनेंगे, ये वाले पॉइंट बनेंगे, ये वाले पॉइंट बनेंगे, ये क्या बनेंगे, एज सेंटर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, एज सेंटर बनेंगे। इस तरीके से हमारे पास 12 एज सेंटर है जो कि बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, और 6 फेस सेंटर है जो कि अलोंग द एक्सिस वाले हैं, ठीक है ना। तो बात को समझना, मेरे पास डी ऑर्बिटल थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ये एक्स वाई, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये वाई जेड बिटवीन द एक्सिस, ये एक्स जेड और ये बिटवीन द एक्सिस, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना सारे, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अब लोब काउंट करो, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एज, 12 तो आपके पास लोब है, 12 ही एज सेंटर है। तो हर एक लोब, ये देखो, ये आपके ये है ना, तो ये पॉइंट लिया अपन ने, 1 2 3 4, ये बिटवीन द एक्सिस वाला एक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना बेटा। और ऐसे ही यहां से 1 2 3 4 मिलाएंगे सेंटर से, तो एक और कौन सा हो गया, बिटवीन द एक्सिस वाला, ये फिर एक ऐसे देखना, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। एक डी ऑर्बिटल ये हो गया, एक और डी ऑर्बिटल बनाने की जा रहा हूं मैं, ढंग से समझ लेना बेटा। यही है, क्योंकि पूरे टॉपिक की जान यही है, 1 2 3 4, ये आपको इस तरीके से लोब्स देखने को मिलेगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। आप चेक करोगे तो ये पूरे के पूरे आपको क्या नजर आएंगे, डी ऑर्बिटल। फिर से एक बार ढंग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि फिर से मैं यही बात कह रहा हूँ कि बिना डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन समझे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। फिर से देखो, अब मैं क्यूब के अंदर डी एक्स वाई बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और पहले तो अपन एक्सिस बना लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर 1, 2, ये जोड़ दिया, ये 1, 2, ये जोड़ दिया, ठीक है ना, और 1, 2, ये जोड़ दिया। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब अपन कौन सा बनाने जा रहे हैं, पहले तो एक्स जेड बना लेते हैं। तो ये लिया आपने, ये लिया। अगर डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन समझ में आ गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचने वाला है। ये पॉइंट लिया मैंने, देखो ये ठीक है ना, और ये मिलके जो है कौन सा प्लेन बनाएंगे बेटा, एक्स जेड प्लेन बनाएंगे, क्योंकि ये एक्स है, ये जेड है, ये एक्स है, ये जेड है ना। तो ये वाला जो प्लेन बनेगा ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एक्स जेड प्लेन बनेगा। और एक्स जेड प्लेन में ये जो पॉइंट्स होंगे 1, 2, 3, 4 बिटवीन द एक्सिस वाले, ये होंगे आपके डी एक्स जेड। कौन से होंगे बेटा, डी एक्स जेड। फिर उसके बाद में समझने की कोशिश करना, ये लिया अपन ने, ठीक है, और यहां से अपन ने पॉइंट लिए कौन कौन से, ये तो बनाया था डी एक्स जेड, ये 1, 2 है ना, 3 और ये 4, ठीक। अब इनको मैं मैच कर देता हूँ, मैच करूँगा तो ये 1, 2, 3 और ये 4। तो ये जो ऑर्बिटल बना है ये कौन सा बना है, डी वाई जेड, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन था। कौन सा प्लेन था, वाई जेड प्लेन था। एक और देखो, अब अपने को जो पॉइंट लेने हैं उन पॉइंट के अंदर ये वाले पॉइंट देखो, ये अपना एक पॉइंट, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये, तो ये 1, 2, 3 और ये 4, और ये ऑर्बिटल हो गया अपना डी एक्स वाई बिटवीन द एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, अच्छे से एक एक समझो। ये समझ में आ गया तो फिर बचा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। देखो अपन इसको अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ से येलो से, तो प्लेन भी नजर आएगा आपको, ये देखो प्लेन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ तो ये एक्स वाई प्लेन, ठीक। अब देखो, अब अपन बनाने जा रहे हैं बेटा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये ठीक है। अब z एक्सिस कहाँ पे, बाहर की तरफ है, ये ठीक है ना। तो ये एक्सिस कौन सी है बेटा, z एक्सिस, तो सेंटर पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे। अगर मैं इसको घुमा दूँ, थोड़ा सा घुमा दूँ, तो ये एक्सिस को अपन z एक्सिस मान लेते हैं। कौन सी एक्सिस, z एक्सिस। तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा ये और ये, ठीक है, इसे बोलेंगे अपन कौन सा, डी जेड स्क्वायर। और यहाँ पे एक रिंग होगी, वो रिंग कौन से प्लेन में होगी, एक्स वाई प्लेन में। मैंने थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया अच्छे से दिखने के लिए, ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो ये अपन ने वही फिर चेंज कर दी मैंने एक्सिस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन प्रॉपर आना चाहिए। ये तीनों तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब मैं लॉग बनाने जा रहा हूँ, ये 1, 2, ये 3 और ये 4 है ना। तो ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, ये कहाँ पे, फेस सेंटर पे जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अपन स्प्लिटिंग को स्टार्ट करते हैं, यूज करना चालू करते हैं। क्या होगा, पर्टिकुलर फील्ड में लिगेंड को देखना है कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे आएगा उस हिसाब से अपन स्प्लिटिंग की बात करेंगे। देखिए समझना,
स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। ये मैंने 5 d ऑर्बिटल लिए जिनकी एनर्जी पांचों की सेम है, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट ये समझने का है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती कैसी है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है, अपन ने किसके अंदर पढ़ा था, ये पढ़ा था अपन ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में। और ये जो पॉइंट्स होते हैं 6 पॉइंट है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा पॉइंट है, जेड एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब लाइगेंड, लाइगेंड कहाँ आ रहा है, ligands are near to, ligands are near to, ligands किसके पास में है, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो x एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है, वो y एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिपल्शन कहां ज्यादा होगा, वो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे ज्यादा होगा, और कम किस पे होगा, dxy dyz और dxz पे ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है ना। इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी सेट में स्प्लिट हो जाएगा, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसको अपन बोलेंगे डेल्टा ओ। क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा ओ, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इनको बोला जाता है T2G और इनको बोला जाता है EG। T2 का मतलब होता है ट्रिपली जनरेट, है ना, ट्रिपली डी जनरेट, मतलब ऐसे 3 जिनकी एनर्जी सेम होती है, और ये EG का मतलब होता है डबली डी जनरेट, ऐसे 2 जिनकी एनर्जी सेम होती है। G वर्ड यहां पे लिया गया है सम्मान देने के लिए, G, ठीक है ना, T2G EG ऐसा नहीं है। G का मतलब है जिरेड, अपन पढ़े थे ना बेटा, जिरेड का मतलब क्या होता है, सिमेट्री, है ना। यहां पे देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सिमेट्री आ रही है ना, और सिमेट्री आ रही है, इस वजह से अपन यहां वर्ड यूज करेंगे क्या, जिरेड। पर अगर मैं यही बात करूं टेट्राहेड्रल के लिए, किसके लिए बात करूं बेटा, टेट्राहेड्रल के लिए, तो टेट्राहेड्रल समझो, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में अपन बात करें तो ये ले लिया 1 2 3 4 5। अब सबसे बड़ी बात है टेट्राहेड्रल में लाइगेंड आता कहां है, लाइगेंड टेट्राहेड्रल में आता है कहां पे, कॉर्नर पे। जब टेट्राहेड्रल बनाते हैं तो अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ क्यूब लेते हैं, 1 2 3 और 4, इस तरीके से लाइगेंड आ रहा है। अब लाइगेंड इस तरीके से आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये लाइगेंड आया तो ये या तो अलोंग द एक्सिस वालों के या बिटवीन द एक्सिस वालों के पास होगा। पर अब इस पॉइंट को समझो, ये आपके क्यूब का एक फेस है, ठीक है, लाइगेंड इस जगह आ रहा है, ये आपका एज सेंटर है, ये आपका फेस सेंटर है। क्यूब में अगर ये डिस्टेंस आप a बोलते हो तो ये डिस्टेंस है a/2 और ये डिस्टेंस है √3a/2। क्यों ऐसा, क्यों बेटा, क्योंकि ये हो गया आपका, अच्छा कितना है और देख लेते हैं, ये है आपका a, ये है आपका a, तो √a² + a² मतलब √2a² और हाफ करना है तो ये a/√2 है, ठीक है ना, a/√2 है, ये a/2 है, मतलब ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, मतलब लाइगेंड जो है वो एज सेंटर के ज्यादा पास में है, एज सेंटर के ज्यादा पास में है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा किस पे, एज सेंटर वालों पे, और एज सेंटर वालों में एनर्जी ज्यादा होगी किसकी, मतलब dxy की और dyz की और dxz की। फिर से वापस सुनना, लाइगेंड जो है वो आ रहा है कहां पे, कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे, एग्जैक्ट किसी भी डी ऑर्बिटल के डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, पर डी ऑर्बिटल जो पास में है वो कौन सा है, एज सेंटर वाला या फेस सेंटर वाला, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कौन सा, एज सेंटर वाला, इसलिए एनर्जी बढ़ेगी एज सेंटर वालों की, और एज सेंटर पे जो होते हैं वो होते हैं dxy dyz dxz, और एनर्जी कम हो जाएगी किसकी, dz² और dx² - y² की, अलोंग द एक्सिस वालों की। अब इस तरीके से इनके बीच में जो
गैप होगा उसको बोलेंगे डेल्टा टी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, ये जो गैप होता है ये गैप होता है 0.4 डेल्टा ओ, और ये वाला गैप होता है 0.6 डेल्टा ओ, क्योंकि देखो ये होता है एवरेज एनर्जी, मतलब जीरो एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4। अब एनर्जी जीरो करनी है आपको, तो क्या करोगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वजह से ये गैप हो गया 0.6 डेल्टा हो, और ये गैप हो गया कितना, 0.4 डेल्टा हो। इसकी एक इक्वेशन भी बनती है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन। क्या है, सपोज करो ये गैप है x, ये गैप है y, तो हो क्या रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डेल्टा ओ। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी इक्वेशन ये बनती है कि यहाँ नीचे इलेक्ट्रॉन गए कितने, 6, तो 6s से तो एनर्जी हो गई कम। ठीक है ना, और ऊपर इलेक्ट्रॉन गए कितने, ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने गए, यहाँ पे ऊपर गए 4, इसका मतलब 4y इज इक्वल टू डेल्टा 0, क्योंकि नेट एनर्जी क्या हो गई, जीरो। नीचे जितने जा रहे हैं, ऊपर जितने जा रहे हैं, नेट एनर्जी क्या करनी है, जीरो करनी है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे, 0.4 डेल्टा हो, 0.6 डेल्टा हो आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसी को मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे 2 ऊपर 4, नहीं नीचे 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे वाले को किससे 0.6 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को 0.4 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये गैप आ जाएगा, ये वाला गैप 0.4 डेल्टा टी, ये वाला 0.6 डेल्टा टी, इसको बोलेंगे E और इसको बोलेंगे T2। एनसीईआरटी में करेक्शन है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे T2 और इसको बोलेंगे E। G लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, अब इस पॉइंट को भी समझ लो। G इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ है, इसके जस्ट पीछे की तरफ, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इस वजह से सिमेट्री नहीं है, और सिमेट्री नहीं है इसलिए जी रेड वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको, और ढंग से वापस से स्प्लिटिंग को पढ़िए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से स्प्लिटिंग रिवाइज कराऊंगा, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो अपन डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।